नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि एक फेडरल सिस्टम के लिए जानी जाती है, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। दोस्तों, जैसा हमें पता है कि गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वो भी डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, यानी कि स्टेट के लेवल पे, यूनियन के लेवल पे। तो आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया ये बताया गया है आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में, जो कि पार्ट 5 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड है। इसमें देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये सभी के सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के पार्ट हैं। लेकिन इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में ही बात करेंगे, और साथ ही साथ हम आज ये जानेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस है। अटॉर्नी जनरल को हम एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। हमें पता है कि हमारे इंडिया में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में एक नॉमिनल हेड है, यानी कि वो एक रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, बस नॉमिनल हेड है। इसके अलावा प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, इसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। कैसे इलेक्ट किया जाता है? जैसे कि जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से 3 मेंबर्स होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इन तीनों बॉडीज़ के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, केवल वो इस इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं और वो चुनते हैं प्रेसिडेंट को। यानी कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होते हैं। अब इलेक्शन मेथड क्या है? इलेक्शन मेथड है पीआर, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पे प्रेसिडेंट को चुना जाता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और यहाँ पे सेक्रेट बैलेट के थ्रू ये चुनाव होता है। बट यहाँ आगे कंडीशंस ये दिए गए हैं, जैसे कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं, तो कोई भी ऐसा ऑफिस जो कि उसे कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क करने को विवश कर दे, यानी कि उसको एक तरह से एक इम्पार्शियल ट्रीटमेंट करने से रोके। तो इस तरह का कोई भी अगर ऑफिस वो होल्ड कर रहा है तो वो वैलिड नहीं है। प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता। और इसके साथ ही साथ जितने भी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनका भी वो मेंबर नहीं हो सकता। 35 ईयर्स उसका एज होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, प्रेसिडेंट को बहुत सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ दिए गए हैं, जैसे कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके टेन्योर के दौरान नहीं किए जा सकते, उसके खिलाफ़ इंट्रोड्यूस, और अगर पर्सनल एक्ट से रिलेटेड भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो वो भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, अगर 2 महीने पहले उसे नोटिस दे दिया जाए तो उसके खिलाफ़, प्रेसिडेंट के खिलाफ़ सिविल प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट का 5 ईयर्स का टर्म होता है और वो कितने भी नंबर ऑफ़ टाइम्स री इलेक्ट हो सकता है। यहाँ पे हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट डिफरेंट है यूएसए के प्रेसिडेंट से, क्योंकि यूएसए में प्रेसिडेंट केवल 2 बार री इलेक्शन के लिए वैलिड होता है, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस नहीं है। यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ़ टाइम प्रेसिडेंट अप्लाई कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। इम्पीचमेंट की जब मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे इम्पीचमेंट में अगर दोनों हाउस में इम्पीचमेंट के रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। ग्राउंड क्या होता है इस रिमूवल का? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही ग्राउंड होता है जिसके आधार पर प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट
आपको पता होना ज़रूरी है कि ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इन तीनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या राइट्स होते हैं कि वो क्या कर सकता है इन तीनों सिचुएशन में। जैसे कि अगर कोई ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए आता है, अप्रूवल के लिए आता है, तो उस सिचुएशन में उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो उसे असेंट करेगा, या फिर अपनी असेंट को विदहोल्ड कर लेगा, या फिर उस बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज देगा। दूसरी तरफ जब मैं बात करती हूँ मनी बिल की, तो मनी बिल या तो वो असेंट दे देगा प्रेसिडेंट, या फिर अपनी असेंट को विदहोल्ड कर लेगा। पर यूजुअली दोस्तों प्रेसिडेंट अपने असेंट को विदहोल्ड नहीं करता और यूजुअली असेंट दे देता है, क्योंकि उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। तीसरा इंपॉर्टेंट बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और इस कंडीशन में केवल एक ही ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट के पास, और वो ये कि उस बिल को असेंट प्रोवाइड करना। तो अब यहाँ पे हमने स्लाइड में प्रेसिडेंट के डिफरेंट फंक्शन को डील ना करके प्रेसिडेंट और गवर्नर में डिफरेंस इसलिए किया कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने ये चेक किया था, तो मुझे देखने को मिला कि वहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर में एक डिफरेंस पूछा गया था कि गवर्नर के पास ज़्यादा पावर्स है प्रेसिडेंट से, इसे जस्टिफाई करें। तो फिर मैंने इस स्लाइड में ये डिफरेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हम चलिए इस डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब मैं बोलती हूँ क्लेमेंसी पावर्स, सबसे पहली बात क्लेमेंसी पावर मतलब कोई अगर क्रिमिनल है तो उसको रियायत देना, उसकी सज़ा से उसे कुछ छूट प्रोवाइड कर देना, एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर देना, यही आता है क्लेमेंसी पावर में। कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट की क्लेमेंसी पावर से डील करता है? वो है दोस्तों आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की क्लेमेंसी पावर्स डिस्क्राइब किए गए हैं। और जब मैं बात करती हूँ गवर्नर की, तो गवर्नर की और क्लेमेंसी पावर को डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 161 में। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की क्लेमेंसी पावर में डिफरेंस क्या है। देखिए, प्रेसिडेंट कोई भी कोर्ट मार्शल के सेंटेंस से पार्डन प्रोवाइड कर सकता है। पार्डन का मतलब जितनी भी गलती एक पर्टिकुलर पर्सन ने किया उस सभी गलतियों को एब्जॉल्व कर देना, उसे ऐसे माफ़ कर देना कि वो बिल्कुल अब इनोसेंट हो गया, उसने पहले कोई गलती ऐसा किया ही नहीं, इस तरह से उसे माफ़ कर देना। सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन था, उसने कोई भी क्राइम किया था, और अगर क्लेमेंसी पावर के पार्डन का यूज़ अगर किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसने जो क्राइम किया था उससे पूरी तरह से उसे मुक्त कर देना। ठीक है, तो जितने भी कोर्ट मार्शल के जजमेंट होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उससे एग्जेम्पशन मिल सकता है एक पर्टिकुलर क्रिमिनल को, लेकिन वो कौन प्रोवाइड कर सकते हैं? केवल और केवल प्रेसिडेंट। गवर्नर प्रोवाइड नहीं कर सकता कोर्ट मार्शल के सेंटेंस से कोई भी पार्डन। दूसरी तरफ बात करते हैं डेथ सेंटेंस के बारे में। देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है। कोई क्राइम किया गया था, उसके लिए डेथ सेंटेंस दिया गया था, तो उसको पार्डन कर सकता है प्रेसिडेंट। लेकिन जब मैं बात करती हूँ कि गवर्नर के पावर का, तो गवर्नर केवल सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, या फिर कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को। ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर हम क्लेमेंसी पावर को कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा पावर्स प्रेसिडेंट को हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नर। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशन। फ्रेंड्स, ये डिफरेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये देखिए आप कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में गवर्नर और प्रेसिडेंट के बारे में क्या कहा गया था। देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग है। ये बोला गया था किसमें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। लेकिन देखिए, 44th अमेंडमेंट में इसमें बदलाव कर दिया गया। 44th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो भी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं, रेंडर करते हैं प्रेसिडेंट को, उसे रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा वापस उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। और अगर फिर से वापस से वही रिकमेंडेशन रिकन्सिडरेशन होने के बाद वापस से पेश कर दी जाती है प्रेसिडेंट के पास, तो फिर उस सिचुएशन में वो बाइंडिंग है। तो ये जो प्रोविज़न है, ये एक पोजीशन को चेंज करता हुआ ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, तो इसे प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके पोजीशन को बदल दिया था। अब एक बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्रोवाइड नहीं किया गया है प्रेसिडेंट को। और जितने भी यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन आ रहे हैं, रिकन्सिडरेशन के बाद रिकमेंडेशन आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
के पास से वो एक तरह से कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं। तो आप ये 2 पॉइंट यहाँ पे समझ गए होंगे। और यहाँ पे आपने एक पॉइंट और देखा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन एक भी नहीं है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अब आप एक तरफ गौर कीजिए गवर्नर की तरफ। गवर्नर के बारे में आर्टिकल 163 में ज़्यादा स्कोप दिया गया है डिस्क्रिशन का, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया कि कुछ डिस्क्रिशन एंजॉय करेगा गवर्नर। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट केसेस में स्कोप है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का, जिसमें अपनी विवेक का यूज़ कर सकता है गवर्नर। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन अवेलेबल हैं गवर्नर्स को, वो ये हैं कि सबसे पहली बात आर्टिकल 200 के मुताबिक वो कोई भी बिल को रिज़र्व कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसिड्रेशन के लिए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन गवर्नर का। दूसरा डिस्क्रिशन वो प्रेसिडेंट रूल के बारे में रिकमेंड कर सकता है। तीसरा डिस्क्रिशन वो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी का भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके अलावा जितने भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी ऑटोनमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं उनको जो भी रॉयल्टी मिलेगा, मिनरल की माइनिंग होने पर जो भी रॉयल्टी मिलेगा वो कितना शेयर मिलना चाहिए, कितना अमाउंट मिलना चाहिए इन ऑटोनमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, ये भी तय करेगा गवर्नर। और लास्ट वन ये है कि जितने भी लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हैं स्टेट के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो जान सकता है गवर्नर। तो ये थे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन गवर्नर के। चलिए अब हमने यहाँ पे ये तो क्लियर कर लिया कि प्रेसिडेंट के केस में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, बल्कि गवर्नर केस में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन अवेलेबल हैं। और इवन आर्टिकल 163 में ये बताया गया है कि कुछ फंक्शन जो गवर्नर परफॉर्म करेगा वो अपने डिस्क्रिशन के आधार पर करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन की तरफ, जो कि आपका सेकंड हेडिंग होने वाला है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो 3 सिचुएशनल डिस्क्रिशन अवेलेबल हैं प्रेसिडेंट को। हाँ जी, यहाँ पे 3 डिस्क्रिशन अवेलेबल हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट को। कौन कौन से? अगर सपोज़ कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना है उस स्थिति में जब कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, या फिर इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर की अचानक डेथ हो गई है, तो उस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा वो अपने डिस्क्रिशन के आधार पर किया जाएगा। दूसरी बात बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है अगर लोकसभा का उसमें कॉन्फिडेंस बाकी नहीं रह गया। तीसरा जो डिस्क्रिशन सिचुएशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट को अवेलेबल है वो ये है कि लोकसभा का वो डिसोल्यूशन कर सकता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी मेजॉरिटी को खो देते हैं, तो उस सिचुएशन में लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट। तो थे ये 3 सिचुएशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के। यहाँ पे सिचुएशनल डिस्क्रिशन की जब हम बात करते हैं गवर्नर की, तो ये भी बिल्कुल सेम है। बस आपको क्या याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट करेगा 2 सिचुएशन में वो डिस्क्रिशन के आधार पर होगा। यहाँ पे गवर्नर का जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है उसमें वो सीएम का अपॉइंटमेंट 2 सिचुएशन में अपनी डिस्क्रिशन से करेगा, जब इनकम्बेंट सीएम की डेथ हो गई है, सडन डेथ हो गई है, या फिर जब कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये फर्स्ट सिचुएशनल डिस्क्रिशन हो गया। आप देख रहे हैं कैसे दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बस हमें लेवल बदल देना है। वहाँ पे यूनियन वाले का लेना है एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे स्टेट वाले का एग्जीक्यूटिव लेना है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के केस में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो डिसमिस कर सकता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है प्रेसिडेंट अगर लोकसभा का उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल को डिसमिस कर सकता है गवर्नर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई कॉन्फिडेंस नहीं बाकी रह गया है उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। बट यहाँ आगे थर्ड जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है गवर्नर का वो ये है कि अगर सपोज़ कीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी मेजॉरिटी खो दी है, तो उस सिचुएशन में लेजिस्लेटिव असेंबली को वो डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे लोकसभा को डिसॉल्व कर रहा था प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि डिस्क्रिशन में ज़्यादा स्कोप जो है, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की जो ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अवेलेबल हैं गवर्नर के फेवर में। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। देखिए जो नेक्स्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव की अभी हम बात करने वाले हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन एक डिफरेंस है। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में जो चुनाव करेगा वाइस प्रेसिडेंट का। और याद रहे, यहाँ पे जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ना वो आएंगे, ना ही दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। यानी कि यहाँ पे 3 डिफरेंस है। यहाँ पे ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया गया है, कोई रोक लगाई गई है। पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। दूसरा जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ये है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्टिसिपेट यहाँ नहीं करेंगे मेंबर्स। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये तीनों डिफरेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये डिफरेंट है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से। बट आगे यहाँ पे देखिए, इलेक्शन मेथड बिल्कुल सेम है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सेक्रेट बैलेट। ये सारे सिचुएशन वहाँ पे भी हमने देखे थे प्रेसिडेंट के केस में। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया में है वो मॉडल किया गया है ऑन लाइन्स ऑफ USA कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक डिफरेंस भी है, यानी कि जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है, अगर सपोज़ कीजिए कि अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है प्रेसिडेंट के पोस्ट पर, तो उस सिचुएशन में जब तक कि नया प्रेसिडेंट चुन नहीं लिया जाता तब तक के लिए बस हमारे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट उसके जगह पे कार्यभार उसका संभालेगा। लेकिन ऐसा USA में नहीं है। देखिए, USA में क्या है कि जो अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है प्रेसिडेंट की, तो उस सिचुएशन में वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट पूरे के पूरे अनएक्सपायर्ड पीरियड तक पूरा कार्यभार संभालेगा वहाँ के प्रेसिडेंट का। तो ये डिफरेंस है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और USA के वाइस प्रेसिडेंट। तो हम देख सकते हैं कि USA के वाइस प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को। बट यहाँ आगे इसका केवल 2 फोल्ड फंक्शन है, इसका 2 फोल्ड फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये राज्यसभा का एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। जितने फंक्शन स्पीकर परफॉर्म करता है लोकसभा में, उतने ही फंक्शन राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट भी परफॉर्म करता है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। उदाहरण के लिए, जो रूल्स ऑफ बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो सस्पेंड किया जाता है मेंबर्स को उनके ख़राब बिहेवियर के लिए, ठीक है, उनके अग्रेसिव बिहेवियर के लिए, जब भी वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं हाउस के प्रोसीडिंग्स में, तो उस सिचुएशन में राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो खुद से सस्पेंड नहीं कर सकता। लेकिन स्पीकर जो कि लोकसभा का चेयरमैन है वो खुद से ही किसी मेंबर को कर सकता है सस्पेंड, अगर वो रूल्स ऑफ बिज़नेस के कॉन्ट्रेरी में बिहेव करता है हाउस में। तो ये डिफरेंस है राज्यसभा के चेयरमैन और स्पीकर जो कि लोकसभा का चेयरमैन है। बढ़ते हैं आगे। अगर देखिए, ये लास्ट पॉइंट तो वही है कि अगर दूसरा फंक्शन जो ये परफॉर्म करते हैं वो ये करते हैं कि अगर सपोज़ कीजिए कि प्रेसिडेंट के पोस्ट पर वैकेंसी क्रिएट हो गई बिकॉज ऑफ डेथ और किसी भी अदर रीज़न, इम्पीचमेंट की वजह से, तो जब तक कि नया प्रेसिडेंट चुन नहीं लिया जाता तब तक वो उस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर ही काम करेगा। तो ये था हमारा वाइस प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का मैंने बहुत ही छोटे यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जो भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं यानी कि जो गवर्नमेंट हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर में जो मेजॉरिटी पार्टी है वही बनाती है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव इन टर्न इज़ अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का है, और इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्ट्ररी टू USA वेयर देयर इज़ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है? प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग, और वो अपने डिस्क्रिशन का यूज़ कभी नहीं करता। जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए कि लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर का जो लीडर होगा उसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई मेंबर नहीं भी है लोकसभा या फिर राज्यसभा का, तो उसे भी 6 मंथ तक के लिए प्राइम मिनिस्टर
अपॉइंट किया जा सकता है जिसके बीच उसे किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप गेन करनी पड़ेगी। तो यानी कि अगर कोई मेंबर सपोज़ कीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं भी है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट संभाल सकता है, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत उसे किसी भी एक हाउस में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे। अगर सपोज़ कीजिए कि क्या हो अगर प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेटर दे दिया जाए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दे या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो इससे ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये था प्राइम मिनिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे दोनों हाउस के, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंटेशन केवल एक सीट पे रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन एक नेक्स्ट पार्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म में हमने इसमें डिटेल डिस्कशन किया है कि एक से ज़्यादा सीट पर रिप्रेजेंटेशन संभव है या नहीं, और क्या एक से ज़्यादा सीट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप बस इतना याद रखिए कि प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्टर हमारे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जितने भी इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उनमें एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हर एक मेंबर का केवल एक सीट पर ही होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, इन सब में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन चुनता है? देखिए, प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Now let us talk about the responsibility, which is the central component of this discussion. First of all, collective responsibility. Collective responsibility का मतलब है दोस्तों कि अगर सपोज़ कीजिए कि लोकसभा के मिनिस्टर्स, लोकसभा में जितने भी एक मिनट, लोकसभा के लिए अकाउंटेबल होती है एग्जीक्यूटिव। ये तो हमें पता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये एक फ़ीचर है, लोकसभा में अकाउंटेबल रहती है एग्जीक्यूटिव। ये तो हमें पता है, एक फ़ीचर है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी का। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में लोकसभा के लिए अकाउंटेबल रहती है एग्जीक्यूटिव, लेकिन जिस तरह से एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकसभा के लिए, वो एक उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अगर सपोज़ कीजिए कि कोई भी वो ऐसा काम करते हैं, कोई भी एक्ट है उनका ओमिशन, या फिर कोई भी कमिट वो करते हैं, कोई भी टास्क, उस सिचुएशन में उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मतलब कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है तो ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग दोज हु आर पार्ट ऑफ राज्यसभा विल रिज़ाइन फ्रॉम देयर ऑफिस। तो ये होता है, ये कहलाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी डिसीजन लेता है वो सारे के सारे डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा का पूरा टीम उसका, यानी वो एक टीम की तरफ फंक्शन करते हैं। अगर किसी एक मेंबर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उस सिचुएशन में सारा का सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे देगा। इसका मतलब एक और भी है कि कैबिनेट के जितने भी डिसीजन हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स पर बाइंडिंग है और साथ साथ अदर मिनिस्टर्स पर भी बाइंडिंग है। चलते हैं आगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि मिनिस्टर्स ऑफिस को केवल तब तक होल्ड करेंगे जब तक कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा एग्री कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे मैंने लिखा तो है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक अवेलेबल रहेगा तब तक ही मिनिस्टर्स अपनी ऑफिस को होल्ड करेंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में क्या होता है कि प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकता है प्राइम मिनिस्टर कि किस मेंबर को रिमूव कर देना है ऑफिस से, और जब प्राइम मिनिस्टर ये रिकमेंडेशन देता है कि रिमूव कर देना चाहिए एक पर्टिकुलर मेंबर को, तो उस सिचुएशन में रिमूव किया जा सकता है उसको उसके ऑफिस से। बढ़ते हैं आगे, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि मिनिस्टर्स के ऊपर एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ पे एक डिक्टम है कि किंग कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो किंग के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उसको काउंटर साइन करता है एक मिनिस्टर, और यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट जितने भी अपने ऑर्डर्स देते हैं उसको काउंटर साइन नहीं करते मिनिस्टर्स, और जिस तरह का नेचर ऑफ एडवाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा, उसको इंक्वायर भी नहीं कर सकती कोर्ट।
यानी कि उसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कोर्ट में। हमने पढ़ा था आर्टिकल 75 में। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ टर्म्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेट जो कि हमेशा हमें न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तीन टाइप के मिनिस्टर्स से कंपोज होते हैं, कंसिस्ट करते हैं। वो हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनको आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये कहा गया कि कैबिनेट मिनिस्टर्स एक रिटन फॉर्म में अपना रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, उसके आधार पर वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा। बढ़ते हैं आगे। जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं वो एक लोअर लेवल पे हैं एज़ कम्पेयर टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, और लास्ट उससे भी लोअर लेवल पे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स में 15-20 ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ होते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं कैबिनेट के यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनमें वो ज़रूर अवेलेबल रहते हैं। किचन कैबिनेट भी एक वर्ड होता है, उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट जो भी मेंबर्स होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में वो उसके पार्ट होते हैं, तो वो होता है किचन कैबिनेट। तो ये था हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, कैबिनेट कमिटीज़ एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि कहीं मेंशन नहीं किया गया, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस में इसे मेंशन किया गया है। बढ़ते हैं आगे। इसका काम क्या है? आपने पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी आपने पढ़ा होगा। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं यूजुअली 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि एक होते हैं एडहॉक कमेटी और एक होते हैं स्टैंडिंग कमेटी। तो आपने 2 टाइप के पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़े होंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एक तरह से लेजिस्लेशन मेकिंग फंक्शन में एक एक्सपर्टाइज लेके आते हैं, वो बेटर डिस्कशन कर पाते, बेटर स्क्रूटिनाइज कर पाते किसी बिल को, तो एक तरह से वर्कलोड कम करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे कैबिनेट कमिटीज़ भी एक तरह से कैबिनेट के जितने भी वर्कलोड हैं उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, उसका रिड्यूस करने का एक डिवाइस की तरह फंक्शन करते हैं। ये एक तरह से जितने भी पॉलिसी हैं उनको एक तरह से डेप्थ एग्जामिनेशन करने में मदद करते हैं और इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं कैबिनेट में। बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसे चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा, और ये सेटअप करती है पीएम। जिस तरह का टाइम होता है उसके हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैबिनेट कमिटीज़ सेटअप की जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि हम इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी अदर कैबिनेट मिनिस्टर इसको हेड कर सकते हैं, और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स आएँ, अदर मिनिस्टर्स जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट हालांकि कर सकते हैं। उन्हें कोई बार नहीं किया गया, कोई रोक नहीं लगाया गया उनके ऊपर। इसका काम ये होता है कि ये इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करती है, प्रपोजल को फॉर्मुलेट करती है, और ये कैबिनेट के लिए डिसीजंस भी मेक करती है, एक तरह से बेटर डिस्कशन करने में मदद करती है, यानी कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करती है डिफरेंट मेंबर्स के बीच में, कैबिनेट के मेंबर्स के बीच में। तो ये था हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।